जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये हमारी सीरीज़ का ये 16वां या 17वां वीडियो है जिसमें मैं अपने हाथ से लिखे हुए जो नोट्स हैं उनको आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये नोट्स मैंने काफ़ी दिन पहले लिखे थे। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ताकि उनको विश्वसनीयता आ जाए। ये नोट्स मैंने लिखे थे आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले, जब मैं दृष्टि आईएएस में विकास देव कीर्ति सर के यहाँ पे कोचिंग किया करता था। वो पढ़ाते थे, साथ ही मैं घर आकर कुछ बुक्स से और कुछ उनके नोट्स और उनसे मिलाकर मैं कुछ अपने नोट्स घर पर तैयार किया करता था। ये वो नोट्स हैं। इन्हीं नोट्स को पढ़कर या कुछ और बुक पढ़कर मैं कई बार जेआरएफ हूँ और मैंने पीएचडी भी कंप्लीट किया है और भी काफ़ी अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ मैं हिंदी साहित्य का। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वारंटाइन के टाइम पर, ये कोरोना के टाइम पर घर बैठे मटेरियल उपलब्ध हो सके, इसलिए मेरे कोशिश रहेगी मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका संपूर्ण सिलेबस कवर करवाऊँगा, जिसमें अभी हम गद्य साहित्य को पढ़ रहे हैं। इसके बाद में पद्य पढ़ेंगे, फिर भाषा विज्ञान का पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद में हम व्याकरण पढ़ेंगे। यानी कि हम सभी चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पहला वीडियो है हमारा निबंध साहित्य का। इससे पहले हम उपन्यास, कहानी और नाटक 3 विधाओं के बारे में बात कर चुके हैं। ये हमारी चौथी विधा है, ये निबंध विधा है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि आचार्य विश्वनाथ ने कवियों की कसौटी का गद्य बतलाया था। निबंध को कवियों की कसौटी का गद्य बतलाया था। आगे हम बात करते हैं कि निबंधकार अपने स्वयं को, देखो ये चीज़ लाइन याद रखने की बात है कि निबंधकार अपने स्वयं को इस प्रकार से व्यक्त करता है कि पर यानी दूसरा, यहाँ पे पर का मतलब है दूसरा, कि पर से परस्पर अविभाज्य हो जाता है। यानी कि निबंधकार अपने आप को इस तरह से व्यक्त करता है कि वह दूसरे से अविभाज्य हो जाता है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं आगे अगली पंक्ति में। इसमें यह है कि स्वयं को पर से जोड़ने वाली यह प्रक्रिया निबंधकार के व्यक्तित्व की विशालता एवं अभिव्यक्ति की कुशलता की मांग करती है। यानी कि स्वयं को पर से यानी किसी अन्य से जोड़ने वाली यह घटना, यह प्रक्रिया निबंधकार के व्यक्तित्व की विशालता एवं अभिव्यक्ति की कुशलता की मांग करती है। देखो दोस्तों, ये इस तरह के जो सवाल आते हैं वो आते हैं कथन और उनके कारण को लेके। यानी कि जो कथन और कारण वाले सवाल हैं उसमें इसी तरीके के सवाल आते हैं दोस्तों। तो इस तरह की समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी और इसी लेवल के नोट्स हैं ताकि आपको सफलता मिल जाए। ये नोट्स आपके यूजीसी नेट की एग्ज़ाम में, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी की एग्ज़ाम में, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड या जितना भी हिंदी साहित्य के पेपर लगते हैं उन सभी पेपरों में ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ये नोट्सों को मैं जानता हूँ, इनमें मैंने क्रक्स लिखा है चीज़ों का। सब ने कचरा निकाल दिया है, बहुत काम की चीज़ इसके अंदर ऐड की हुई है। तो कथन और कारण वाले जो सवाल हैं उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। निबंधकार अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे व्यक्त करता है। अब आपसे पूछा जाएगा, कथन ये है कि निबंधकार अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे बात किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा सही, बिल्कुल ये बात सही है। अब उसका कारण कुछ और दिया जा सकता है, क्योंकि अब नीचे दिया सकता है कि क्योंकि निबंध लिखने में बहुत आसान है, तो हम उसको गलत मान देंगे और इसको सही मान लेंगे। मेरे कहने का मतलब समझे आप। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो कथन निष्कर्ष वाले वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और निबंध अपने उद्देश्य में प्रत्यक्ष होता है। ये देखो, इस लाइन को समझो आप। निबंध अपने उद्देश्य में प्रत्यक्ष होता है, यानी कि निबंधकार है जो कोई भी बात अगर कहता है तो बिना किसी लाग लपेट के सीधी कहता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से कहता है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कहता है। जबकि कविताएं या फिर और जो विधाएं हैं वो बातों को घुमा कर भी कहती है। जिस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीयता की बात की, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा के बात की उसको। जयशंकर प्रसाद भी कहीं न कहीं राष्ट्रीयता की बात करते हैं अपने नाटकों में, ऐतिहासिक चीज़ों को उदाहरण लेके आते हैं, लेकिन वो ऐतिहासिक चीज़ों के थ्रू आ रहे हैं, समझ रहे हो। इसलिए वो चीज़ें अप्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। जबकि ये नाटक जो निबंध होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। यही इनकी सबसे अच्छी बात है। आगे बात करते हैं। निबंध का धरातल वैचारिक होता है। तो ये जो कथन है आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ये कथन में आते हैं। ये कथन आएगा, कारण आएगा।
तो निबंध का धरातल वैचारिक होता है, क्योंकि विचार पर बेस है निबंध। निबंध क्या है? आलोचना है। देखो दोस्तों, मैं कुछ और चीज़ें आपके सामने यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। निबंध क्या है? निबंध, निबंध है नी, निबंध है नी और बंध, और है बंध। नी का मतलब है अच्छी तरह, बंध का मतलब बंधा हुआ, दो शब्दों से मिलकर बना है निबंध, अच्छी तरह बंधा हुआ। यानी वैचारिक धरातल पर अच्छी तरीके से भाषा शैली, या फिर जो बात कहने का, जिसमें हम जो बात कहना चाह रहा है निबंधकार, वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सभी जो भी उनके नियम होते हैं उनके अनुसार गढ़ी होती हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो नी और बंध, नी यानी अच्छी तरह से, बंध यानी बंधा हुआ, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इस तरह से निबंध के बारे में आपको ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानना, ये चीज़ें, क्योंकि कथन निष्कर्ष में आजकल इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और आजकल क्वेश्चन भाई इस तरह से ही आते हैं, आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, जिसमें सारी चीज़ें आपको इस तरह से दी जाती हैं कथन निष्कर्ष के रूप में, और बच्चों को कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। तो इन चीज़ को समझते चलो और नोट करते चलो, और भाई नोट करोगे और नोट्स बनाओगे तभी कुछ आपकी काबिलियत हो सकती है। आप नीचे मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आप में से कौन कौन से दोस्त नोट्स बना रहा है, नोट्स कौन कौन से नोट दोस्त बना रहा है, नीचे बताइए। आगे बात करते हैं ललित निबंध के बारे में कि ये ललित निबंध होते क्या हैं। चलिए समझ लेते हैं। ललित निबंध वो निबंध होते हैं, ललित निबंध वो निबंध होते हैं जिसमें नूतन कल्पना विधान भाव, नूतन कल्पना विधान भाव, प्रवणता प्रकृति और संस्कृति गहरी समझ होती है। यानी प्रवणता प्रकृति और संस्कृति की जिसमें समझ होती है, नूतन कल्पना, उनको ललित निबंध कहते हैं। अच्छा, ललित निबंधकार कौन कौन से हैं ये और देख लो। विद्यानिवास मिश्र हैं, राम वृक्ष बैनीपुरी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, और प्रभाकर द्विवेदी हैं, है ना। आगे हम बात करते हैं। और इसके अलावा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और गुलाब राय और कुबेरनाथ रॉय। ये जो मोस्ट आपके ललित निबंधकार हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमने क्या है कि निबंधकारों को बांट रखा है। जैसे वो ललित निबंधकार हो गए, ये साम्यवादी निबंधकार हैं, और ये रसवादी निबंधकार हैं, इस तरह सौष्ठववादी निबंधकार हैं। तो हम अब जान लेते हैं प्रगतिवादी सोच, यानी जिस तरह से प्रगतिवाद में जो विचारधारा थी, उस विचारधारा के साथ में जो निबंध लिखे गए थे, जो आलोचना लिखी गई थी, वो प्रगतिवादी निबंधकारों में से कौन कौन है, उनमें हम देख लेते हैं। वो हैं यशपाल है और शिवदान सिंह चौहान है। और सबसे अच्छी बात बताऊं दोस्तों, ये शिवदान सिंह चौहान कौन है? जो मेरे पीएचडी में गाइड हैं आदरणीय सर, उनके पिता हैं शिवदान सिंह चौहान। तो मुझे इनको पढ़ना और इनके बारे में सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। कहीं न कहीं आत्मिक भाव जुड़ा हुआ है। जो मेरे जो गाइड हैं अब तो रिटायर्ड हो गए, काफ़ी उम्र हो गई उनकी। तो ये उनके पिता हैं, ये शिवदान सिंह चौहान, ये उनके पिता हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। आर के शर्मा, रागे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त, मैनेजर पांडे, नंद किशोर नवल। तो दोस्तों ये जो मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो महत्वपूर्ण बात है कि नामवर सिंह जेएनयू और शिव कुमार मिश्र, ये जो लोग हैं ये आपके हैं निबंधकार। दोस्तों आगे हम बात करेंगे रसवादी निबंधकारों के बारे में। रसवादी निबंधकार कौन कौन है? देखो, रामचंद्र शुक्ल, आरसी का मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, आरसी को लिखता हूँ शॉर्ट में रामचंद्र शुक्ल, है ना। रामचंद्र शुक्ल रसवाद का आधार लोक मंगल को मानते हैं। जो रसवाद का आधार है उसको लोक मंगल का आधार मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। अब डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र व्यक्तिपरक रसवादी हैं, और इन्होंने जो रस सिद्धांत लिखा था उसके आधार पर 1965 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब दोस्तों आगे बात करते हैं और कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। कुछ फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। फैक्ट ये है, और एक कथन और निष्कर्ष में इसका क्वेश्चन आता है कि एक अच्छा आलोचक एक अच्छा कवि हो ये ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा आलोचक एक अच्छा कवि हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सुनो, लेकिन अब ये आपसे क्वेश्चन आ गया, ये आ गया कारण, ये आ गया कारण, ये कारण आ गया, और ये आ गया इसका निष्कर्ष। अब देखो, कथन आ गया, ये कथन आ गया, ये कारण आ गया। अब देखो, एक अच्छा आलोचक एक अच्छा कवि हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक अच्छा आलोचक हमेशा एक अच्छा निबंधकार होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आ गए, हम इसमें ये भी सही और ये भी सही, इस तरह का आंसर लगा देंगे। तो ये चीज़ें किताबों में नहीं लिखी हुई हैं कि आपको डायरेक्ट इस तरह से किताब में लिख कर दे दी है, नहीं, ये चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेंगी।
और इसीलिए हिंदी साहित्य का पेपर इतना टफ होता जा रहा है धीरे धीरे, इतना टफ इसीलिए होता जा रहा है। तो अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो और चीज़ों को समझ कर और सटीक तरीके से पढ़ो। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी हाथ में आ गया वो पढ़ लिया, कहीं भी किसी भी तरीके से पढ़ लिया। चीज़ों को समझ कर पढ़ो। आगे हम बात करते हैं और ट्रिक्स के साथ पढ़ो। जैसे मैंने इसमें बढ़ा रखा है रामचंद्र शुक्ल के, देखो चिंतामणि के 4 भाग हैं, जिसमें पहला भाग रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया है। चिंतामणि के 4 भागों का संपादन हुआ है। इनके कौन कौन है जान लो। जो पहला संपादन किया है रामचंद्र शुक्ल ने किया है, और दूसरा भाग का संपादन किया है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। चिंतामणि के भाग 3 का संपादन किया है नामवर सिंह ने, और चिंतामणि भाग 4 का किया है ओम प्रकाश सिंह ने और कुसुम चतुर्वेदी ने। और ये कुसुम चतुर्वेदी है कौन? ये रामचंद्र शुक्ल की पोती है कुसुम चतुर्वेदी। इन्होंने चौथे जो संपादक का काम किया है। अब इसके ट्रिक सुन लो, मैंने ट्रिक बना रखी है। अब ट्रिक कैसे है इसको समझ लो। रवीना ओ कुसुम, रवीना ओ कुसुम, ये ट्रिक्स है, क्योंकि आपको भी हर चीज़ को याद करने के लिए एक छोटी सी लाइन की आवश्यकता होगी ताकि आपके जहन में रह सके। अब देखो कैसे। रवीना का मतलब है रामचंद्र शुक्ल, वी का मतलब है विश्वनाथ, ना का मतलब है नामवर सिंह, और ओ का मतलब है ओम प्रकाश सिंह, और कुसुम का मतलब है कुसुम चतुर्वेदी। तो होगी ना रवीना और कुसुम। इस तरह के नोट्स आपको बनाने हैं। और दोस्तों इस तरह की ट्रिक्स आपको अच्छी लगती हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो कि सर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं, आप बताओ प्रत्येक वीडियो में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि यार आप लोग ऐसे ही देख के तो, और आपसे जुड़ाव नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप कमेंट्स ज़रूर किया करो। मतलब मैं आपको कमेंट्स करने के लिए ज़रूर कहूँगा कि यार आप कमेंट्स किया करो, ताकि ये क्वारंटाइन में, ये कोरोना के टाइम पर हम हमारे संपूर्ण सिलेबस को इतनी तेज़ गति के साथ कवर कर लें। तो आप ना कमेंट ज़रूर किया करो, बताया करो कि आप लोग नियमित वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ताकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो काम आ रही कि नहीं आ रही है। क्योंकि मेरे पास भी छुट्टियाँ हैं, अब मैं भी क्या करूँ, कुछ करने के लिए है नहीं। तो मुझे लगा कि हिंदी साहित्य का एक, मैं यूट्यूब पर इंटरनेट पर इतना अच्छा है नहीं कहीं पर भी, तो मैं सोचा कि यार कुछ अच्छी और ढंग की चीज़ें आप लोगों को बताई जाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं आगे, और आगे शुरुआत करते हैं यहीं से ही, और आगे लेते हैं अब लेते हैं हम निबंधकारों को नाम से लेते हैं, भाई कौन कौन से निबंधकार महत्वपूर्ण हैं। राम विलास शर्मा की बात करते हैं सबसे पहले। राम विलास शर्मा क्या कहते हैं? राम विलास शर्मा निबंधों के बारे में क्या कहते हैं ये सुन लो। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध, देखो ध्यान से सोचो, यही कथन निष्कर्ष है, यही क्वेश्चन टफ है आज के टाइम पर, कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता व नाटक में नहीं मिली। तो मेरे दोस्तों यही महत्वपूर्ण बात है कि रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि जबकि भारतेंदु युग का जो नाम है वो भारतेंदु के नाटकों की वजह से पड़ा है। तो यही सबसे बड़ी बात है कि उसमें नाटक इतने अच्छे अच्छे लिखे गए हैं, तब भी रामविलास शर्मा का मानना है कि कविता व नाटक में उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी उन लेखकों को निबंध लिखने में मिली है। सफलता अपने आप में विरोधाभास है ना इस बात के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, और बच्चे सोचते हैं कि यार उस समय तो ये तो क्वेश्चन गलत है, ये तो जो कथन दे रखा है गलत है, क्योंकि उस समय तो सभी के लिए नाटक बहुत पॉपुलर हुए थे, ये निबंध कहाँ पॉपुलर हुए थे, और आप लोग निबंध इतना पढ़ते भी नहीं हो। ये विरोधाभास वाली लाइन ही आती है एग्जाम में, और हमें इनको ही सॉल्व करना है। अगर मेरे नोट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके बताओ। इस वीडियो को प्रत्येक आदमी लाइक किया करो, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है लाइक करने की। आप तो जानते हो ना दोस्तों कि गुरु जो होते हैं उनकी बात माननी भी चाहिए। गुरुजी की अभी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल आपका इसमें तो हुई गुरुजी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक लाइक कर दिया करो ताकि हमें पता लगे। अब आगे बात करते हैं भारतेंदु के बारे में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन कौन से निबंध लिखे हैं और उन निबंधों की क्या क्या प्रासंगिकता है आज के समय में, और उनको किस तरह से बांट के रखा है। हमने उनके निबंधों को इतिहास संबंधी नियम, धर्म संबंधित नियम और भाषा संबंधित नियमों को अलग अलग श्रेणी में रख रखा है। पहले हम बात करते हैं इतिहास संबंधी नियम की। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण जो निबंध है उनके, वो इतिहास संबंधी नियम है। जबकि दोस्तों धर्म संबंधी जो नियम है वो है तदीय सर्वस्व, ये इनका धर्म संबंधित नियम है। भाषा और साहित्य संबंधित जो नियम है वो है ईश्वर बड़ा विलक्षण, वेदनाथ की यात्रा। अच्छा, एक इनका जो सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण है, बताओ ये महत्वपूर्ण क्यों है। एक निबंध है इनका भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, ये निबंध है इनका बहुत महत्वपूर्ण। इसमें एक पंक्ति आती है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के रहत
मिटत हियन का सूल, इस तरह की मिटत न हिय के सूल, इस तरह की उनकी पंक्ति है। तो आप उस इन पंक्तियों की वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पंक्तियों को आपने ज़रूर कहीं न कहीं किसी न किसी स्कूल में क्लास में ज़रूर से पढ़ा होगा। वो उन्होंने निबंध में लिखा था उस समय, इसलिए निबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बात करते हैं। अगर आप एक वैसे ही अगर एक फैक्ट जानना चाहो, इनका निबंध से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो प्रोफेसर तुलसीराम हैं उन्होंने मुर्दैया नाम की एक आत्मकथा लिखी थी। ऐसे मैं फैक्ट बीच बीच में लिखता रहता हूँ। तुलसीराम ने मुर्दैया नामक एक आत्मकथा लिखी थी, मुर्दैया। ठीक है, उसका निबंध से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता दिया। अब हम बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था दोस्तों, पहले वीडियो में बताया था बालकृष्ण भट्ट को, आप याद करो, मैं 1 मिनट बाद बताऊंगा इसका उत्तर। बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल हिंदी का क्या मानते हैं? हिंदी का क्या मानते हैं? उत्तर दो। सोना, कंचन, स्टील, तीनों में से एक उत्तर बताओ नीचे मुझे कमेंट्स करके अभी, कि रामचंद्र शुक्ल बालकृष्ण भट्ट को क्या मानते हैं? हिंदी का सोना, हिंदी का स्टील और हिंदी का कंचन, 3 बताओ इनमें से। अब मैं आपको जानना चाह रहा हूँ कि आप कितने ध्यान से चीज़ों को पढ़ रहे हो, कहीं ऐसा खुद के साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे हो, कोई अपनों को खुद को अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हो। इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। बालकृष्ण भट्ट का एक ऐसे निबंधकार हैं, इन्होंने जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी हैं, इन्हें हिंदी का सर्वप्रथम निबंधकार लेखक कहा। जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी हैं, इन्होंने हिंदी का सर्वप्रथम निबंधकार लेखक इनको कहा है, बालकृष्ण भट्ट को। और डॉक्टर नगेंद्र को, जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, ये भारतेंदु काल के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि हमारी जो कमेंट करती है उमा देवी, हमारे जो एक बहन है उमा देवी जो कमेंट करती है, वो हर प्रत्येक कमेंट उनका अच्छा आता है। वो जो भी मैं सवाल पूछता हूँ उसका सबका सवाल का जवाब देती हैं और सही देती हैं। कई और दोस्त हैं जो सवालों का जवाब गलत देते हैं, तो उनसे कहूँगा कि आप थोड़े तथ्यों को जान लो, सोच लो, अच्छे से देखो, उसके बाद जवाब लिखो। तो उमा देवी जी आपको बहुत धन्यवाद, आप मेरी प्रत्येक वीडियो पर कमेंट कर रही हो इस समय। आगे हम बात करते हैं कि जैसे हमने जान लिया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी हिंदी का जो प्रथम निबंधकार हैं वो बालकृष्ण भट्ट को मानते हैं। जो नगेंद्र हैं ये भारतेंदु काल के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार हैं। नगेंद्र कहते हैं बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु काल के सर्वाधिक समर्थ निबंधकारों में से एक हैं। जो बालकृष्ण भट्ट है ये गद्य काव्य के आदि आचार्य, जो डॉक्टर बच्चन ने इनको गद्य काव्य का आदि आचार्य कहा। अब हमने 3 फैक्ट यहाँ पे जान लिए। पहला फैक्ट ये है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसको हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने इसको आधुनिक भारतेंदु काल का सर्वाधिक समर्थ निबंधकार माना है, और वहीं बच्चन सिंह ने इनको गद्य काव्य का आदि आचार्य माना है। तो ये है इंपॉर्टेंस बालकृष्ण भट्ट की। अब इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण जो निबंध हैं उनको हम देख लेते हैं। ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली, देवताओं से हमारी बात, और खटका। एक बार ब्रीफ देख लो इनको। नए नूतन का जुनून, बाल विवाह, राजा और प्रजा, स्त्रियां और शिक्षा, कृषक की दुर्वस्था, देश और सेवा का महत्व, ये इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। इसके अलावा शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षितों से परिचय, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, और चंद्रोक्ष, इस तरह के ये इन्होंने निबंध लिखे हैं। दोस्तों एक और फैक्ट बता देता हूँ, फैक्ट जानना ना बहुत ज़रूरी है। हिंदी प्रदीप क्या है, नीचे कमेंट्स करो, मैं बता देता उसको, पत्रिका है। ठीक है, हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर अंकित रहा, शुभ सरस देश सने, पूरित प्रकट है आनंद भरे। ये देश प्रेम का उत्कृष्ट जज्बा था। ये हिंदी प्रदीप के इनका जो मेन पृष्ठ उस पर छप कर आता था कि शुभ सरस देश सने, पूरित प्रकट है आनंद भरे। अब दोस्तों उस सवाल का मैं जवाब देता हूँ जिस सवाल में मैंने ये कहा था कि रामचंद्र शुक्ल बालकृष्ण भट्ट को क्या कहते हैं। ये मैंने सवाल पूछा था, आपने कमेंट्स अब तक कर दिया होगा। इसका जवाब है हिंदी का स्टील। इनको हिंदी का स्टील कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, हिंदी का स्टील कहते हैं रामचंद्र शुक्ल बालकृष्ण भट्ट को। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं।
दोस्तों महावीर जो द्विवेदी हो गया उस पर बाद में आते हैं। कुछ हमारे और निबंधकार हमारे बच गए थे जो भारतेंदु युग के, उसमें से उनको और देख लेते हैं। यहाँ पर जो अगला नाम आता है प्रताप नारायण मिश्र का आता है। इन्होंने 1856 में इनका जन्म हुआ था, 1856 में प्रताप नारायण मिश्र का। और इन्होंने जो महत्वपूर्ण जो निबंध लिखे हैं, अच्छा एक बात इसके लिए फैक्ट जान लो कि रामचंद्र शुक्ल से पहले मनोविज्ञान पर निबंध लिखने वाले ये निबंधकार हैं। रामचंद्र शुक्ल से पहले मनोविज्ञान पर निबंध लिखने वाले निबंधकार हैं ये। इनके जो प्रमुख निबंध हैं वह धोखा, खुशामद, आप, बात, दांत और भौं, ये इनके निबंध हैं महत्वपूर्ण। दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि जो प्रताप नारायण मिश्र है ये अपनी मौज में सार्थक बातें कहने वाले निबंधकार हैं। यानी अपनी मौज में मतलब मस्ती के साथ कहने वाले, सार्थक बातें कहने वाले निबंधकार हैं। वहीं दूसरी ओर यह है कि प्रताप नारायण मिश्र हैं जो द्वितीय भारतेंदु के नाम से जाने जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, जब हम लोग नाटक कर रहे थे उस समय मैंने आपसे कहा था कि जो प्रताप नारायण मिश्र हैं इनको सेकंड भारतेंदु कहा जाता है। आगे बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट को यदि व्यस्तु व्यंजक, देखो फैक्ट देखो, अब देखो फैक्ट देखो, ये महत्वपूर्ण लाइन देखो कि बालकृष्ण भट्ट को यदि वस्तु व्यंजक निबंधकार माना जाता है तो, ध्यान से, बालकृष्ण भट्ट को यदि वस्तु व्यंजक निबंधकार माना जाता है तो प्रताप नारायण मिश्र को आत्म व्यंजक निबंधकार कहा जाएगा। क्या बात है, बहुत शानदार लाइन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में। दोस्तों नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा इन्होंने लिखा है और भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ठिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, ये इनका एक निबंध है, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के पेचीले और मजबूत बांधने के प्रेमी थे। ये बात रीतिकाल के देव के लिए कही थी उन्होंने। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात, अगला जो आते हैं वो है गोविंद नारायण मिश्र। और रामचंद्र शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के बारे में इन्होंने कहा था कि सायास अनुप्रास से गुथे शब्दे गुच्छों का अटाला कहा। यानी गोविंद नारायण मिश्र के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि गोविंद नारायण मिश्र समास अनुप्रास से गुथे शब्दों गुच्छों का अटाला है। ये लाइन उन्होंने गोविंद नारायण मिश्र के लिए कही थी रामचंद्र शुक्ल ने। तो तथ्य है ये, इसको जानना जरूरी है। आगे बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। जो बाल मुकुंद गुप्त हैं वो शिव शंभू का चिट्ठा भारत मित्र 1904 से 1905 के बीच में उन्होंने प्रकाशित किया था। भारत मित्र नाम की पत्रिका आया करती थी, शिव शंभू का चिट्ठा उसमें प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उन्होंने क्या क्या लिखा है देखो, बाल मुकुंद के बारे में क्या क्या बात है। उनको लिखने की प्रेरणा मिली जो लाला लाजपत राय के कई उर्दू के जो कोहिनूर में छपे राधा कृष्ण के चिट्ठे से मिली। जो लाला जो स्वतंत्र सेनानी थे, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल गरम सेना के जो वो थे सदस्य, उनमें से जो कोहिनूर में छपे, उनका जो कोहिनूर है उनमें छपे राधा कृष्ण के चिट्ठे से मिली इनको निबंध लिखने की प्रेरणा। दोस्तों हम आगे बात करते हैं और बच्चन सिंह के अनुसार जो बालकृष्ण के गुप्त के बारे में बच्चन सिंह क्या कहते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं इनके व्यंग्यात्मक गद्य लिखने की कला केवल निराला के गद्य से की जा सकती है। यानी तुलना है, यानी कि इनके व्यंग्यात्मक गद्य लिखने की तुलना केवल निराला के गद्य से की जा सकती है। ये बच्चन सिंह ने कहा है। किसके बारे में कहा है? बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। तो दोस्तों मेरे बंधुओं इस चीज़ को याद रखना कि बच्चन सिंह ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा है कि इनका गद्य लिखने की जो तुलना है वो केवल निराला के गद्य से की जाती है। यानी कि इतना उत्तम तरीके का गद्य लिख रहे हैं। अब रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं बाल मुकुंद के बारे में, क्योंकि शुक्ल जी जब तक टिप्पणी नहीं करेंगे प्रत्येक राइटर के ऊपर तब तक उस बात को कैसा पूरा मान लेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी गद्य की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति इनके गद्य में मानी जाती है। इनके गद्य में हिंदी गद्य की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति मानी जाती है। ये बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहते हैं मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। अब आगे हम बात करेंगे सरदार पूर्ण सिंह के बारे में कि सरदार जो पूर्ण सिंह हैं उनके बारे में क्या क्या राइटर कहते हैं, उन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं। बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे और उसी सिलसिले में हम यहाँ पर चल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि मूल प्रेरणा स्रोत उनका जो निबंध है मूल प्रेरणा स्रोत है। आचरण, प्रेम, सम, करुणा आदि भाव पर विशेष बल दिया उन्होंने। अच्छा ये उनकी वो हैं विशेषताएं। उन्होंने पूर्ण प्रेरणा स्रोत और
आचरण, प्रेम, श्रम, करुणा आदि भाव पर बल दिया है। अब और सुन लो, पश्चिम के भाववादी दार्शनिकों से प्रभावित हैं सरदार पूर्ण सिंह। पश्चिम के भाववादी दार्शनिकों से प्रभावित है सरदार पूर्ण सिंह। वही है रस्किन है, कलाई है और इमर्सन है, तोल्स्टॉय है, ये इनके निबंध हैं। अच्छा, इनके जो निबंध हैं उन्होंने 6 निबंध लिखे हैं। अब 6 निबंध कौन कौन से ये देख लेते हैं। 6 निबंध लिखे हैं और बच्चन ने 8 गिनवाए। बच्चन ने उनके निबंध 8 गिनवाए, जबकि उन्होंने 6 निबंध लिखे हैं। तो कौन कौन से निबंध लिखे हैं? सच्ची वीरता, कन्यादान, नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की शुद्धता, मजदूरी और प्रेम, है ना, बल क्रांति, ये इस तरह के उन्होंने निबंध लिखे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन के बारे में, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। उन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं? उनके जो निबंध है वो नए पुराने झरोखे, जो 1962 में सामने आया, और टूटी छोटी कड़ियाँ 1973, ये इनके निबंध हैं। परशुराम चतुर्वेदी, मध्यकालीन प्रेम साधना। महादेवी वर्मा ने कौन कौन से निबंध लिखे हैं? श्रृंखला की कड़ियाँ, ये स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है यहाँ से। ये देखो, ध्यान रखो दोस्तों, जो श्रृंखला की जो कड़ियाँ हैं वहाँ से स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है। यह स्त्री विमर्श की चीख है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध और संभाषण 1975, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 और कल्पिता 1968, ये इन्होंने लिखे हैं निबंध। बहुत शानदार निबंध लिखे हैं इन्होंने। अच्छा, हम बात करेंगे यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, कि गुलेरी जी ने कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही है कि गुलेरी जी हैं जो 1883 से लेकर 1920 तक हमारे बीच में रहे। इन्होंने समालोचना पत्रिका का संपादन किया, इसको तो आप जानते होंगे। समालोचना पत्रिका का संपादन किया और पुरानी हिंदी 1901 में की किताब लिखी थी इन्होंने। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश के कांकड़ा क्षेत्र के गुलेर गांव के निवासी हैं, इसलिए इनका नाम गुलेरी है, ध्यान रखो। महाराज जयपुर के आमंत्रण पर जयपुर आ गए और गुलेरी का जन्म यहीं हुआ। तो इनके माता पिता हैं वो उनके निमंत्रण पर जयपुर आ गए थे और इनका जन्म फिर यहीं हुआ, लेकिन गुलेर गांव नाम है इनका, नाम इसलिए गुलेरी रखा गया। अशोक की धर्म लिपियों का संपादन किया इन्होंने, अशोक की धर्म लिपियों का इन्होंने संपादन किया। अब इनको कौन कौन से निबंध हैं वो देख लेते हैं। कछुआ धर्म, मोर सी मुही कुठाव और कांसी और जय जमुना मैया, ये इनके निबंध हैं। ओके, इनके बाद में एक विशेष बात है वो हम देख लेते हैं। एक विशेष प्रधान विशेषता है कि निबंधों के बीच इतिहास एवं मिथकीय संदर्भ ले आना, यानी कि गुलेरी जी ऐसे निबंधकार हैं जो निबंधों के बीच में इतिहास एवं मिथकीय संदर्भ लेकर आए थे। तो ये महत्वपूर्ण बात आपके लिए हो सकती है कि ऐसे कौन से निबंधकार हैं जो अपने निबंधों में इतिहास एवं मिथकीय संदर्भ को लेके आए थे। इस तरह के ही सवाल आते हैं मेरे दोस्तों, इसी तरह के सवाल आते हैं। जब तक हम सवालों की कैटेगरी को नहीं समझ पाएंगे, आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान से रखो। और मैं क्या आपको चीज़ें जो समझा रहा हूँ, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्या आपके लिए वाकई महत्वपूर्ण है ये चीज़ें? अगर महत्वपूर्ण है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताओ। आगे हम बात करते हैं श्याम सुंदर दास के बारे में। तो जो निबंधकार श्याम सुंदर दास हैं वो 1875 से 1945 तक हमारे बीच में रहे। जिस प्रकार भारतीय हिंदू को हिंदी का गद्य का परिष्कार कहा जाता है, उसी तरह इनको भी हिंदी का गद्य का परिष्कार कहा जाता है, श्याम सुंदर दास को। अब इसके बाद में क्या क्या कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में क्या कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को व्याकरणिक संस्कार दिया। इन्होंने कहा कि भाषा को व्याकरणिक संस्कार दिया। उसी प्रकार एस.एस. दास ने, श्याम सुंदर दास ने हिंदी को अनुसंधान, प्राचीन ग्रंथों की खोज, कोश निर्माण, संपादन की ओर ध्यान अग्रसित किया। देखो, ध्यान से देखो इस लाइन को ध्यान से इसलिए देखो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को व्याकरण संस्कार दिए। बिल्कुल सही है कि पंडित हैं वो, उन्होंने भाषा को व्याकरण संस्कार दिए। उसी प्रकार एस.एस. दास यानी श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य को अनुसंधान, प्राचीन ग्रंथों की खोज, कोश निर्माण और संपादन की ओर ध्यान अग्रसित किया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्याम सुंदर दास की शैली को हम आलोचना शैली या अध्यापक की शैली कह सकते हैं, माफ़ करना शब्दों में उच्चारण में थोड़ी गड़बड़ होगी, कि श्याम सुंदर दास की शैली को हम आलोचना की शैली या अध्यापक की शैली कह सकते हैं। ओके, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों का संपादन किया है। उन्होंने हम्मीर रासो और पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, रत्नाकर, कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है।
दोस्तों इसी के साथ हमारा जो निबंध का जो एक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है ये वीडियो हमको पसंद आया होगा। अगले पार्ट में हम निबंधों को कंप्लीट संपूर्ण कर देंगे, फिर उसके बाद में हम निबंधों के बारे में ऑब्जेक्टिव सवाल करवाएंगे। उसके दोस्तों मैं एक और सोच रहा हूँ कि हम दिन में 3 वीडियो डालते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो और एक्स्ट्रा कर दूँ जिसमें मैं यूजीसी की नेट के बैक पेपरों को कवर कराता चलूँ। तो आप चाहते हो कि मैं यूजीसी के नेट के बैक पेपरों को भी यहाँ पे सॉल्व कराऊँ विथ व्याख्या, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन मुझे बताइए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।